हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक नया चैप्टर हाइड्रोजन, जिसका हम फुल चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। देखते हैं बच्चों जेडब्ल्यू और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड्रोजन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल कंसिडरेशन। हम सब लोग जानते हैं हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन के दो एलिमेंट अगर आपस में मिल जाए तो H2 बनता है, यानी ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसको हम बोलते हैं डाई हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बच्चों पीरियोडिक टेबल में डिस्प्यूटेड है। इसकी कई सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल के साथ में मिलती है और कई सारी हैलोजन के साथ में मिलती है। कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी होती है जो दोनों के साथ मैच नहीं करती है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सिमिलरिटी विद एल्कली मेटल एंड सिमिलरिटी विद हैलोजन। तो बच्चों एल्कली मेटल के साथ ये इस तरह के सिमिलर बिहेवियर शो करता है। रिड्यूसिंग नेचर, ये भी रिड्यूसिंग है, एल्कली मेटल भी रिड्यूसिंग होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, इसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, और एल्कली मेटल के भी लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ये बच्चों एक इलेक्ट्रॉन निकाल के H+ बना देता है, और एल्कली मेटल भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल के H+ बना देते हैं। जहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हुई थी, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और एल्कली मेटल का भी +1 होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं हैलोजन के साथ इसकी सिमिलरिटी देखूं तो कुछ पॉइंट यहां पे निकल के आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो जस्ट नोबल गैस हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इसमें आ जाता है। और उसी तरह जितने भी हैलोजन है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लें तो वो जस्ट बगल वाली नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन मिल जाता है। तो ये दूसरा है बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। तो हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्राइड आयन बनाता है। तो सारे के सारे हैलोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बाय एक्सेप्टिंग ए इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होता है, सारे हैलोजन का -1 होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो इसका आईपी हैलोजन के आईपी के लगभग बराबर होता है, क्योंकि हैलोजन का आईपी बहुत ज्यादा होता है और साइज कम होने की वजह से हाइड्रोजन का आईपी ज्यादा होता है। और बच्चों कोवलेंट बॉन्ड, यस, मोस्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। जितने भी नॉन मेटल के साथ ये रिएक्शन करता है वहां कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और हैलोजन भी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन यानी H, ड्यूटेरियम यानी D और ट्रिटियम यानी T, ये इनके सिंबल है। अच्छा, अगर देखा जाए बच्चों तो हाइड्रोजन में केवल 1H1 यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। ड्यूटेरियम की बात करें तो इसको हम 1H2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ध्यान रखना यहाँ पे एक न्यूट्रॉन होता है। वही ट्रिटियम की बात करें तो हम इसको 1H3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन के नंबर पर तीनों आइसोटोप्स डिफरेंट, ठीक है। अबंडेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है हाइड्रोजन होता है, उसके बाद ड्यूटेरियम ट्रिटियम। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेटिव एटॉमिक मास आपको आता होगा 1, 2 एंड 3, है ना बच्चों। मेन इंपॉर्टेंट है स्पिन क्वांटम नंबर, इसका हाफ होता है, ड्यूटेरियम का 1 होता है और इसका भी हाफ होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रेडियो एक्टिव कौन सा होता है बच्चों, रेडियो एक्टिव केवल ट्रिटियम होता है। तो रेडियो एक्टिव होने की वजह से अनस्टेबल होता है, बाकी दोनों नॉन रेडियो एक्टिव है और स्टेबल है। और जहां तक ट्रिटियम की बात करें, इसका T12 12.3 एयर होता है। समझे मेरी बात। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और आपको याद रखनी है कि आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सेम है, ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, लेकिन बच्चों थोड़ा सा इनके रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस है। और उस रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इनकी एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन अलग अलग होती है। टूटने में टाइम लग रहा है उस बॉन्ड को, है ना, वही रेट डिसाइड करेगा। तो ये जो ऑर्डर आता है हमारे पास, ट्रिटियम सबसे ज्यादा, ड्यूटेरियम उससे कम, हरा हाइड्रोजन उससे कम, ठीक है बच्चों। और इनका मास अलग है, इस वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइहाइड्रोजन यानी H2। प्रिपरेशन कैसे करेंगे बच्चों, 2 तरीके हमारे पास। जिंक को या तो HCl के साथ मिला दो, देखो जिंक प्लस एसिड
तो ZnCl2 अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं 2HCl लिखता हूं तो है। और अगर जिंक को एक्वस एल्कली के साथ मिला दें, NaOH के साथ मिला दें, सोडियम जिंकेट प्लस H2। बोलने का मतलब यह है जो जिंक है वो एल्कली और एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो जिंक का याद रखना, ठीक है। ये दोनों लैबोरेटरी मेथड है। अगर मैं कमर्शियल मेथड की बात करूं तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। इसमें काफी हद तक हमें प्योर हाइड्रोजन मिलती है। लेकिन बच्चों अगर हम अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन की बात करें यानी 99.95%, तो हमें किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन का। और वहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है निकल होता है। तो यहां पर इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। कमर्शियल प्रिपरेशन में इलेक्ट्रोलाइसिस और बेरियम हाइड्रोक्साइड, और लेबोरेटरी प्रिपरेशन में जिंक के साथ एल्कली एंड एसिड। अब बच्चों कार्बन और वाटर अगर रिएक्शन करेंगे तो भी हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर रिएक्शन करेंगे तो भी हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, ठीक है। यहां पर एक टर्म्स आपको याद रखना है, वहां पे पूछा जाता है वाटर गैस एंड सिन गैस का कंपोजिशन। तो बच्चों वाटर गैस जो है इक्विमोलर रेशियो यानी 1:1 रेशियो ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड वाटर गैस। और सिन गैस भी सेम है, लेकिन बच्चों सिन गैस में CO और H2O का कंपोजिशन कुछ भी हो सकता है, एनी कंपोजिशन। सिन गैस का फुल फॉर्म सिंथेटिक गैस भी है। तो सिन गैस जो है कई सारे इंपॉर्टेंट केमिकल जैसे मिथेनॉल को बनाने के काम आती है, इसीलिए बच्चों इसको हम सिन गैस भी बोलते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो बच्चों कोई भी दो एटम अगर आपने लिए तो इनका एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन हाइड्रोजन से कम ही होगा। सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन हाइड्रोजन एलिमेंट का होता है, ध्यान रखना, H और H, है ना। क्योंकि बच्चों साइज बहुत कम है और साइज कम होने की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है यहां पर। वहीं हम रिएक्शन की बात करें तो हैलोजन के साथ जो है बच्चों हैलाइड बनाते हैं, डाई ऑक्सीजन के साथ जो है वाटर बनाते हैं, मेटल के साथ जो है हाइड्राइड बनाते हैं, और डाई नाइट्रोजन के साथ अमोनिया बनाते हैं। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। हाइड्रोजन के यूजेस की बात करें तो इंपॉर्टेंट केमिकल जैसे अमोनिया, मिथेनॉल एंड HCl बनाने के काम आता है। वनस्पति फैट, आपने सुना होगा बच्चों कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है बाय द रिडक्शन, तो उसमें हाइड्रोजन काम आता है। मेटलर्जिक प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। और फ्यूल सेल में यूज होता है फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कटिंग एंड वेल्डिंग में भी यूज होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों रॉकेट फ्यूल, स्पेस रिसर्च है उसमें रॉकेट फ्यूल के फॉर्म में भी ये काम आता है। तो ये था बच्चों हाइड्रोजन। अब हमारे पास है हाइड्राइड, इससे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ हाइड्राइड, 3 कैटेगरी है हाइड्राइड की। एक है आयनिक हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड, और तीसरा है मेटेलिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड को बच्चों हम सेलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड बोलते हैं, आयन है। कोवलेंट को हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी बोलते हैं, और मेटेलिक हाइड्राइड को नॉन स्टैइकोमेट्रिक हाइड्राइड भी बोलते हैं। अब डिटेल्स इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड। हाइड्रोजन के साथ अगर कोई आयनिक मेटल जैसे S ब्लॉक के एलिमेंट अगर जुड़ जाएं तो वहां पर आयनिक और सेलाइड हाइड्राइड बनता है। फॉर एग्जांपल देखिए लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, ठीक है। अब आयनिक हाइड्राइड जो है आयनिक भी हो सकते हैं और कोवलेंट भी हो सकते हैं। तो बच्चों यहां पर लिथियम और बेरिलियम के हाइड्राइड जो है कोवलेंट होते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ हाइड्राइड आयनिक नेचर के होते हैं। और जो बच्चों आयनिक नेचर के हाइड्राइड होते हैं वो मोस्टली क्रिस्टलिन होते हैं और नॉन वोलेटाइल होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और नॉन कंडक्टिव होते हैं इन सॉलिड स्टेट, लेकिन अगर मेल्ट किए जाएं तो तब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि लिथियम हाइड्राइड जो है सबसे कम रिएक्टिव होता है बाकी सारे हाइड्राइड। तो कुछ ज्यादा है नहीं, बस ये ध्यान रखना कि किस टाइप के हाइड्राइड आयनिक हाइड्राइड होते हैं। दूसरी बात करते हैं हम कोवलेंट हाइड्राइड। कोवलेंट बच्चों कौन बनाएगा? पी ब्लॉक के एलिमेंट, सीधी सी बात है ना। हाइड्रोजन के साथ अगर पी ब्लॉक के एलिमेंट जुड़ जाए तो वहां पर जो है कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो कोवलेंट हाइड्राइड में जैसे मेथिन, अमोनिया, वाटर, HF, बहुत सिंपल है, ठीक है। और कोवलेंट होने की वजह से इसके मोस्ट ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं? वोलेटाइल होते हैं, यानी गैसेस फॉर्म में होते हैं।
अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है कि नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बेसिस पे कोवेलेंट हाइड्राइड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप के, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात करें बच्चों तो ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड बनाएंगे। और एग्जांपल आपने देखा होगा बच्चों, बोरोन हाइड्राइड B2H6 जिसको हम डाइबोरेन बोलते हैं। तो डाइबोरेन में जो है बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से बच्चों इसको हम बोलते हैं लीविस एसिड। तो लीविस एसिड कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि ग्रुप 13 के जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, हेंस दे आर लीविस एसिड। वहीं अगर मैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज की बात करूं तो ग्रुप 14 के जितने भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होंगे, यानी जैसे CH4, तो इसका आप कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हो। तो बस वही कहानी है। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड की बात करूं तो बच्चों ये 17, 16 और 15 ग्रुप के एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, बॉन्ड पेयर तो होते हैं लेकिन लोन पेयर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल NH3 1 लोन पेयर, वाटर 2 लोन पेयर, HF 3 लोन पेयर। तो लोन पेयर होते हैं तो ये लोन पेयर किसी को कर सकते हैं, हेंस दे आर बिहेव एज ए लीविस बेसिस, है ना। तो आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों मेटेलिक और नॉन स्टैक्योमेट्रिक यानी इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ठीक है, मोस्टली D ब्लॉक और F ब्लॉक के एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग बनता है उसको हम बोलते हैं मेटेलिक हाइड्राइड, है ना। अच्छा, एक और चीज आपको रखनी है, सारे बच्चों D ब्लॉक के एलिमेंट कभी भी हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। अगर मैं आपको बात करूं तो D ब्लॉक कहां से शुरू होता है, 3, 4, 5, 6। तो 3, 4, 5, 6 जो है ग्रुप के एलिमेंट हाइड्राइड बनाएंगे, 7, 8, 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। ठीक है, और फिर 7, 8, 9 हो गया, फिर 10, 11 और 12 ये बनाएंगे। तो केवल 3, 4, 5, 6, 10, 11 और 12 ये हाइड्राइड बनाएंगे, और 7, 8, 9 वाले हाइड्राइड नहीं बनाएंगे। लेकिन बच्चों अगर हम ग्रुप 6 की बात करें तो उसमें केवल क्रोमियम हाइड्राइड बनाता है, बाकी और कोई हाइड्राइड नहीं बनाता। ठीक है, इनके हाइड्राइड में स्टोइकियोमेट्री फॉलो नहीं होती है, इसलिए इसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड बोलते हैं। और बच्चों अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर एक नया टर्म्स आता है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। मतलब क्या होता है बच्चों की जो मेटल का लैटिस है इस तरह से उसके अंदर हाइड्रोजन ट्रैप हो जाते हैं, दैट्स व्हाई दे कॉल इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, है ना। अच्छा, हाइड्रोजन की वजह से बच्चों इनकी जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है वो काफी बढ़ जाती है। बोलने का मतलब है हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो रहा है, उसके अंदर हाइड्रोजन ट्रैप हो रहा है, इस वजह से ये कैटालिटिक एज वेल एज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्लियर। फॉर एग्जांपल देखो इस तरह के एग्जांपल है ना, देखो हाइड्रोजन जो है 1.3, 1.75, तो ये था हमारे पास हाइड्राइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर, जल ही जीवन है। तो बच्चों हमारी बॉडी में लगभग 65% वाटर होते हैं और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जहां पर 95% वाटर होता है। वाटर का अगर बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो सबसे ज्यादा वाटर कहां होता है, सी में होता है। और वाटर की सबसे एक खास बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी शो करता है। फॉर एग्जांपल हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन। किन्हीं दूसरे कंपाउंड से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बनाते हैं या नहीं बना सकते, तो सल्फर और सेलेनियम से इसको कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं H2O की बात करूं तो O जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी तरह बना लेगा बजाय He और SK। ठीक है, आगे बात करें स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। सब लोग जानते हैं बेंट शेप होता है और पोलर होता है ना। और बेंट शेप में जो है एंगल कितना बनेगा, 104.5 डिग्री, ध्यान रखें, है ना, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा। और बच्चों एक और क्वेश्चन है यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है कैल्शियम सल्फेट और उसके पास है 5 वाटर मॉलिक्यूल, तो ये बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, 5 के 5 हैं या 5 से कम है। तो बच्चों ये पता चलेगा इसके स्ट्रक्चर को देख के। तो जब आप कॉपर सल्फेट का स्ट्रक्चर देखोगे तो कॉपर के साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। एक वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है,
तो यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। इसीलिए बच्चों केवल एक इसका आंसर हो जाएगा, ओनली वन। वाटर की बात आती है तो एक और टर्म्स आता है हैवी वाटर। ये तो सिंपल वाटर था, और हैवी वाटर का फॉर्मूला बच्चों होता है D2O, डिटोरियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं, है ना। अच्छा, अगर हम बात करें कि हैवी वाटर बनता कैसे है, तो बच्चों नॉर्मल वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इन डिफरेंट कंडीशन, तब हमें हैवी वाटर मिलता है। और जनरली एक रफ आइडिया है कि 30,000 लीटर में 1 लीटर हैवी वाटर मिलता है। अगर हम 30,000 लीटर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तब हमें 1 लीटर हैवी वाटर मिलेगा। तो बहुत मुश्किल है हैवी वाटर को निकालना, ठीक है। तो हैवी वाटर का बच्चों जो मेन काम होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको चेक करता है, यानी उनको रोकता है। तो मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है, ठीक है बच्चों। अगर मैं सारी प्रॉपर्टी कंपेयर करूं वाटर की एंड हैवी वाटर की, तो बच्चों हैवी वाटर की सारी प्रॉपर्टी वाटर से ज्यादा होती है। जैसे अगर मैं मान लिया जाए कि मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, मास की बात करूं, सब चीजें ज्यादा होती है। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का ज्यादा होता है बजाय D2O के, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने की वजह से वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट है बजाय D2O। कंसेप्ट क्लियर, इतना ही पढ़ना है। आगे बात करें बच्चों तो आपको मालूम होगा कि वाटर की जो डेंसिटी है वो किस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। और जैसे जैसे 4 से नीचे जाएगा, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने पहुंचा दिया, तो क्या बन गया बच्चों, आइस बन गया। तो आइस वाटर पर फ्लोट करती है क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। तो क्या रीजन है कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है? इसका रीजन बच्चों इसके स्ट्रक्चर में छुपा है। ये देखो, अगर मैं आइस का स्ट्रक्चर देखूं तो आइस में बच्चों इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऐसा। और बीच में बच्चों इसमें गैप आ जाता है, देखो यहां पर ये सारे गैप हैं। तो अगर आइस में देखा जाए तो एक ऑक्सीजन 4 बॉन्डेड से घिरा है। ये दोनों बॉन्ड बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड है, ध्यान रखना है ना। और ये जो सॉलिड लाइन से आपको दिख रहा है ये सारे कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और 2 कोवलेंट, मैक्सिमम कितने बॉन्ड आ सकते हैं? तो बच्चों इनके मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज होते हैं, ज्यादा एरिया में कम मॉलिक्यूल आते हैं। तो ज्यादा वॉल्यूम में कम मॉलिक्यूल है तो डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होने की वजह से ये वाटर में फ्लोट करने लगता है ना। और बीच में देखो बहुत सारा गैप है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन मॉलिक्यूल कम है। लेकिन जब बच्चों आइस मेल्ट होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती है, तो कम एरिया में अब ज्यादा मॉलिक्यूल आने लगते हैं क्योंकि वहां पे कोई 3D स्ट्रक्चर तो बनता है नहीं। तो इसीलिए जो है आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। कंसेप्ट क्लियर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ये तो सब लोग जानते होंगे, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एम्फोटेरिक नेचर, वाटर एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। रिडॉक्स रिएक्शन भी करता है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस भी करने के काम आता है और हाइड्रेट बनाने के भी काम आता है। तो इतना बच्चों आपको वाटर के बारे में पढ़ना है। अब बात करते हैं कि वाटर की हार्डनेस किस तरह से होती है और कौन से ऐसे मेथड है जहां पर हम वाटर की हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो बच्चों आपने सुना होगा एक हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है। अब सवाल पैदा होता है कि हार्ड वाटर में ऐसा क्या है कि वो हार्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, हार्ड वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। 2 चीजों का ध्यान रखना बच्चों, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। और कौन से सॉल्ट होते हैं? 3 सॉल्ट होते हैं। एक बाइकार्बोनेट सॉल्ट होते हैं, दूसरे क्लोराइड सॉल्ट होते हैं, तीसरे सल्फेट। 3 सॉल्ट है ना, एक बाइकार्बोनेट, दूसरे सल्फेट और तीसरे क्लोराइड। तो इन्हीं की वजह से जो वाटर है वो हार्ड होता है। और बच्चों हार्ड वाटर पानी में झाग नहीं देता है। कंसेप्ट क्लियर। सॉफ्ट वाटर में जो है ये सॉल्ट नहीं होते हैं, इस वजह से सॉफ्ट वाटर जो है आसानी से झाग भी दे देते हैं और पीने के भी काम आता है। हार्ड वाटर पीने के काम नहीं आता है। अब बात करते हैं बच्चों की हार्डनेस कितने टाइप की होती है, डिपेंड्स कि किस टाइप का वहां पे सॉल्ट प्रेजेंट है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ हार्डनेस, एक टेम्पररी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। तो बच्चों कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो ध्यान रखना है ना, ये बाइकार्बोनेट की वजह से टेम्पररी हार्डनेस होती है। टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो सीधी सी बात है, परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होगी? क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। तो परमानेंट हार्डनेस बच्चों क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होगी, है ना।
लेकिन ध्यान रखना मैग्नीशियम और कैल्शियम की होती है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, वहां कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इतना ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे मेथड है जिनसे हम इन हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करेंगे, तो बॉइलिंग ये सबसे अच्छा तरीका है ना। आपके पास बाइकार्बोनेट है, दोनों के बॉयल किया तो हमें हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट मिल गया, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और बच्चों दोनों ही पीपीटी बन जाते हैं, यानी प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, तो आसानी से फिल्ट्रेशन से हमको निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका बच्चों क्लार्क मेथड है ना। क्लार्क मेथड में हम क्या करते हैं, हार्ड वाटर में लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बन जाता है, नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि ये इनसॉल्युबल है और आसानी से हम इनको फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। याद रखें बच्चों, क्लार्क मेथड में लाइम मिलाते हैं। तो ये दो तरीके थे टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के। अब हमारे पास है परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाता है। तो बच्चों पहला मेथड है ट्रीटमेंट ऑफ वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो देखो MCl2 यानी क्लोराइड सॉल्ट और MSO4 यानी सल्फेट सॉल्ट। ठीक है, आपने सोडियम कार्बोनेट मिला दिया तो अगेन बच्चों क्या होता है कि वो कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट बन जाता है। अगेन हमने करना क्या है कि वो मेटल को इनसॉल्युबल कर देना है, और जब बच्चों इनसॉल्युबल होगा तो आसानी से फिल्ट्रेशन के थ्रू हम उसको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो इनसॉल्युबल या तो कार्बोनेट फॉर्म होगी उसकी, या तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगी, है ना। दूसरा तरीका बच्चों कैल्गन मेथड। कैल्गन मेथड में हम एक केमिकल का यूज करते हैं जिसका नाम है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट Na6P6O18, और इसको कमर्शियली कैल्गन बोलते हैं। तो ये क्या करता है, देखो कैल्गन एक तरह से एक्सचेंज करता है सोडियम को और मेटल को। देखो ये ना हमारे पास है ना, ये मेटल है यानी कैल्शियम होगा या मैग्नीशियम होगा, है ना, और ये अपने सॉल्ट के साथ प्रेजेंट होता है। यहां पर जो है एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो यहां पर बच्चों एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम अलग हो जाते हैं। आगे बात करें तो आयन एक्सचेंज मेथड से भी हम जो है वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। और आपने पढ़ा होगा जियोलाइट। तो जियोलाइट क्या होता है बच्चों, एक तरह का केमिकल होता है जिसका नाम है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, आपने पी ब्लॉक में पढ़ा होगा, है ना, और इसको हम NaZ भी बोलते हैं। तो बच्चों यहां पर क्या होता है, एक्सचेंज होता है सोडियम का मेटल के साथ, तो मेटल इधर आ गया, सोडियम उधर चला गया, तो मेटल और Z एक सॉलिड मास बना लेते हैं जो नीचे बैठ जाता है और उसको आसानी से अलग किया जा सकता है। और आयन एक्सचेंज मेथड में भी सिंथेटिक रेजिन यूज होते हैं, तो वहां पर बच्चों या तो कैटायन का एक्सचेंज होता है मेटल के साथ या फिर एनायन का एक्सचेंज होता है। देखो रिएक्शन में ये बच्चों यहां पर जो है कैटायन का एक्सचेंज हो रहा है, देखो मेटल कैटायन के साथ एक्सचेंज हो रहा है और एक सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, और सॉलिड फॉर्म में आने की वजह से नीचे बैठ जाता है पीपीटी, है ना। और एनायन एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पर देखो OH ने जो है इस X को एक्सचेंज कर दिया, तो यहाँ पर X आ गया और OH अलग हो गया, तो ये सॉलिड की फॉर्म में जो है हमें अलग मिल जाता है। तो बस इस ध्यान क्या रखना है, मेथड कौन कौन से हैं और किस मेथड में हम किस चीज का यूज करते हैं, इतना ध्यान रखना। समझ में आ गई। लास्ट बच्चों हमारे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो बनता कैसे है, सबसे पहले बच्चों बेरियम पेरोक्साइड को अगर हम H2SO4 के साथ मिला दें तो बेरियम पेरोक्साइड क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बना लेता है और H2O2 अलग हो जाता है ना। दूसरा हमारे पास पेरोक्सो डाइसल्फेट है, जैसे उसका जो पूरा फॉर्मूला होता है बच्चों ये है, इसको हम लिखेंगे H2S2O8, दिस इज पेरोक्सो डाइसल्फेट, और इसका सोल्यूशन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें अगेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाता है। कंसेप्ट क्लियर। बस ध्यान ही रखना है कि ये दो मेथड है। एक और मेथड है बच्चों जिसमें हम क्या करेंगे, एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है 2-एल्काइल एंथ्रोक्विनोल्स, 2-एल्काइल एंथ्रोक्विनोल, इसका अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाएगा। और बच्चों ये एक तरह का कमर्शियल मेथड है, ज्यादा मात्रा में अगर आपको बनाना होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है। जनरली बच्चों जो मार्केटेड प्रिपरेशन होते हैं उसमें जो है जो H2O2 होता है वो परसेंटेज की फॉर्म में होता है या वॉल्यूम की फॉर्म में बेचा जाता है। तो यहां पर एक कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखनी है कि 30% सोल्यूशन ऑफ H2O2 इज मार्केटेड एज 100 वॉल्यूम।
इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 30% H2O2 का 1 ml ले तो वो 100 ml ऑक्सीजन देता है STP पर। यानी जो ये 100 वॉल्यूम का कंसेप्ट है, ये ऑक्सीजन देने की उसकी कैपेसिटी है, कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन दे रहा है। तो ध्यान क्या रखना है, 1 ml और जो परसेंटेज है उतना परसेंट होगा। 1 ml ऑफ 30% H2O2 गेव 100 ml ऑक्सीजन। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाता है बच्चों। इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक वेपर फेज में और एक सॉलिड फेज में, है ना, इस तरह से। तो आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है कितना एंगल है, डायहेड्रल एंगल। तो बच्चों वेपर फेज में डायहेड्रल एंगल ज्यादा होता है, 111.5, ये डायहेड्रल एंगल, क्योंकि इस H और इस H के बीच में बन रहा है ना। और अगर मैं इसकी सॉलिड फेज की बात करूं तो डायहेड्रल एंगल 90.2 होता है। ठीक है, सॉलिड फेज में डायहेड्रल एंगल कम क्यों होता है, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। वेपर फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाती है, बस यही ध्यान रखना है। अगर मैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों एजेंट की तरह काम करता है, एसिडिक और एल्कलाइन दोनों मीडियम में। तो अगर मैं इसके ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की बात करूं तो पीबीएस को बच्चों ये PbSO4 में कन्वर्ट कर देता है, फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देता है ना। तो ये कुछ इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। इसकी अगर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करूं मैं तो बच्चों ये Cl2 को जो है HCl में कन्वर्ट कर देता है, MnO2 को MnSO4 में कन्वर्ट कर देता है। और बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट भी होता है। ब्लीचिंग एजेंट किसकी वजह से होता है बच्चों, कि जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिग्रेड होता है तो ये H2O नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। ठीक है बच्चों, तो बस आपको ध्यान रखना है इसमें एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि रिएक्शन दी होती है और ये बोलना होता है कि कहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम कर रहा है, कहां पर ये रिड्यूसिंग की तरह काम कर रहा है, बस इतना ध्यान रखना है। जनरली बच्चों आपने देखा होगा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो प्लास्टिक की बोतल में स्टोर्ड होता है। तो उसका रीजन क्या है, H2O2 स्लोली डिकम्पोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और अगर डिकम्पोजन होगा तो वाटर बनाएगा और O2 बनाएगा। तो बच्चों मेटल की बोतल में अगर हम इसको स्टोर करें तो मेटल जो है इसके डिकम्पोजिशन को फास्ट करता है, यानी मेटल जो है एज ए कैटलिस्ट काम करता है इन द डिकम्पोजिशन ऑफ H2, इसलिए इसको मेटल में नहीं रखा जाता है। तो हमेशा इसको जो है ऐसी बोतल में रखा जाता है जो या तो प्लास्टिक की हो या तो ग्लास की हो, और जिसके चारों तरफ जो है वैक्स की लाइनिंग, ठीक है, ताकि जो है इसका डिकम्पोजिशन कम से कम हो सके। ठीक है बच्चों, और दूसरी बात है कि यूरिया थोड़ा सा ऐड करते हैं इनमें एज ए स्टेबलाइजर। तो बच्चों ये था हमारे पास हाइड्रोजन। अगर आपको वीडियो पसंद है तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।